ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है, ये बेसिकली बोलने से रिलेटेड है, स्पीच एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि लैंग्वेज से रिलेटेड आज का टॉपिक रहेगा। इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आप लोग चिंतित इसी बात के लिए होते हैं कि स्पीच बच्चे में आ जाए, कुछ बोले। स्वाभाविक सी बात है, ये पेरेंट्स का स्वभाव है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन हर चीज़ इमोशन में, सेंटिमेंट में आके नहीं होता है। वो तो अपना अप्रोच जो है, साइंटिफिक अप्रोच है, उसी के तहत चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए प्रोसीजर को तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसका आउटकम जो होता है, आउटपुट अच्छा आता है। जैसे कि अगर आप पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो पहले क्लास से, क्लास 1 में एडमिशन हुआ उस तरह पढ़ते गए, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। फिर उसके बाद लेकिन हम लोग ज़्यादा एज में जाते थे स्कूल में, बच्चे जो छोटे और हम लोग के बाद आते गए, तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे पहले लोअर केजी, अपर केजी, उसके बाद से क्लास 1 में, उसके बाद फिर नर्सरी आया, अब उसके बाद प्री नर्सरी आया, फिर प्ले आया। मतलब कि अर्ली एज में, जितना अर्ली एज में हम भेजते हैं बच्चे को, तो बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए तब से ही हम भेज देते हैं जैसे वहाँ पे। उसी तरह से इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो समय गया कि जब डायरेक्ट क्लास 1 में एडमिशन करा दिया जाता तो वहाँ से पढ़ाई हो नहीं। अभी बच्चों को क्या होता है ना कि बेसिक नर्सरी क्यों ये करा जाता है कि नर्सरी मतलब छोटे छोटे पौधों को ये करने के लिए, बढ़िया से पानी खाद देने के लिए, आगे तैयार करने के लिए ही नर्सरी में किया जाता है ना। तो वही उसी से लिए उसका नाम ये है, नर्चरिंग होता है वहाँ पे। तो वहीं से सारा पोषण मिलता है ये चीज़ें। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं ना कि ये इतना वाइड रेंज है ना इसका, कि वो एक दो चीज़ों में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सिर्फ इसमें स्पीच का कंसर्न नहीं होता है, इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन की ही प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है, सेंसरी इश्यूज तो होते ही होते हैं, उसके बाद से सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों में कुछ मेटाबॉलिक हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स का ये होता है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें इसमें मिला के होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को सही से समझने की ज़रूरत है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था, स्पीच थेरेपी वाले वीडियो में, कि मतलब कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं और अपना पैसा और समय दोनों चीज़ बचा सकते हैं। कि उसमें करना होता है कि दो तरह का लैंग्वेज की बात की थी मैंने, दो तरह की लैंग्वेज की, रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज ये होता है कि हम बच्चे को बोल रहे हैं कि 1 गिलास पानी लेके आओ, वो समझ लिया, भले बोला नहीं, भले आके आया, हम मोबाइल चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो बोला नहीं कि पापा या चाचा ये पानी ले लीजिए, वो बोला नहीं, लेकिन वो लेके आ गया, वो खड़ा है लेके। ये रिसेप्टिव लैंग्वेज है, वो समझ गया कि क्या चीज़ करना है, तो उसने वो काम कर दिया। ये होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन आता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि पूरी बात नहीं बोले, एक सेंटेंस में पूरे 1-2 बातें ही बोलेगा, लेकिन वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेगा, बातें समझ में आ जाएंगी, कमांड फॉलो कर रहा है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जब ये तक डेवलप कर जाए ना, तो उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपको काम करना चाहिए, और उसमें किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का सहारा लिया जाता है। इतनी बातें मैंने बताई थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, एंड स्क्रीन पे ये वीडियो दे दिया जाएगा, वहाँ आप जाकर जब लास्ट में वीडियो के जाएंगे तो एंड स्क्रीन पे 2 वीडियो आता है, तो उसमें से एक वीडियो वो रहेगा, आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे मेनली कि जिन बच्चों में स्पीच होती है, जिनमें 2-4 वर्ड भी अगर वो बोल रहे हैं, पापा, चाचा, पानी, कलम, कॉपी, दीदी, भैया, जो भी बोल रहे हैं, तो ये तो मीनिंगफुल बात हुई। तो 2-4 वर्ड भी अगर बच्चा बोल रहा है ना, तो मतलब क्या है कि उसमें स्पीच तो है, कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कि पूरा प्रॉपर एक लैंग्वेज नहीं है। यही है संचार, पूरा संचार का एक ये होता है ना पैटर्न कि हाँ एक सेंटेंस में पूरी बात बोले, तो वो चीज़ नहीं है, स्पीच है। तो इस बात के लिए तो परेशानी नहीं होना है कि स्पीच नहीं है, स्पीच नहीं है। जिन बच्चों में कुछ भी जन्म से वो बोला ही नहीं है, 4-5 साल का हो गया, कुछ भी एक वर्ड भी नहीं बोला है, टेंशन वाली बात उधर है, इधर नहीं है। अगर 2-4 वर्ड भी बोलता है, मम्मी, पापा, चाचा, काका, जो भी बोलता है,
अब रही बात कि हम कह रहे थे कि कुछ बच्चों में क्या होता है कि इस तरह की बातें वो बोलते हैं जिनमें स्पीच ऑलरेडी है, कुछ बातें वो जोड़ जोड़ के बोल भी लेते हैं, लेकिन घर में, बाहर में नहीं, किसी स्ट्रेंजर के सामने नहीं, हेजिटेट करते हैं, या फिर ऐसे बोलेंगे, घर में बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा, लेकिन किसी बाहरी आदमी के सामने, जैसे हम लोग सेशन में रहते हैं तो बच्चा सामने आता है, घर में वो बोलता है, लेकिन हम लोग के सामने ऐसा बोलेगा जैसे कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो ये कई बार होता है कि एक तो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होता है, या फिर कोई सामने है तो उसको देख के थोड़ा शर्मा गया बच्चा, तो उसकी वजह से होता है। कई बार क्या होता है ना कि स्लर्ड वॉइस जो होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये तुतलाना, या फिर उसको एक तरह से क्लियर वॉइस नहीं होना, ये बोल सकते हैं, तो हकलाना वाला। तो इस तरह की आवाज़ अगर बच्चे की है, या फिर वो क्लियरली टंग उसका मूव नहीं कर पा रहा, इसलिए क्लियर आवाज़ नहीं निकल पा रही, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें तो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ होता है ओरोफेशियल एक्सरसाइज। ये बाहर फेशियल मसल्स जो होते हैं, इनका एक्सरसाइज, इनका मसाज किया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ब्लोइंग, जैसे कि हम मुंह फुला रहे हैं, कुछ फूंक रहे हैं, बलून वगैरह फूंक रहे हैं, तो ब्लोइंग से ये इसमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा ओरोमोटर स्टिमुलेशन की बात करते हैं। ओरोमोटर स्टिमुलेशन हमेशा हम बात करते हैं कि ओरोमोटर स्टिमुलेशन का क्या रोल होता है। ओरोमोटर स्टिमुलेशन बेसिकली इसलिए किया जाता है ना कि जिन बच्चों में क्या होता है ना, जनरली ओरल सेंसिटिविटी, ओवर सेंसिटिविटी बच्चों में होती है, तो अब क्या होता है, ओरोमोटर डिफेंसिवनेस का नेचर डेवलप करता है। जहाँ भी ओवर सेंसिटिव रीजन होगा ना, तो वहाँ पे कुछ बाहरी ऑब्जेक्ट कुछ जाएगा तो उससे थोड़ा सा इरिटेशन होगा, तो बच्चा नहीं डालने देता है उंगली। कई बार होता है कि मुंह में बच्चे की उंगली डालेंगे तो क्या होगा कि वो, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, वो क्या अपने बचाने के चक्कर में वो आपको उंगली काट लेगा। मतलब क्या है कि वो अपने आप का बचाव करना चाह रहे हैं, वहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए होता है कि पहले बाहर से आपको कंप्रेशन कुछ दिन तक करना, ये बाहरी फेस का जो मसल है उसका एक्सरसाइज वगैरह करना, उसके बाद धीरे धीरे तब उंगली से, पहले तो मसूड़ों में हम लोग उंगलियां चलाते हैं ताकि धीरे धीरे उसका सेंसिटिविटी कम हो, तब जाके टंग, मतलब दांत के भीतर उंगली लगाएंगे, टंग को चेक करेंगे कि टंग प्रॉपर ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। बच्चों में देखा जाता है कि जिन बच्चों में समझदारी है, स्पीच है, जो बॉर्डर लाइन टाइप केस हैं, वर्चुअल टाइप केस हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रेजेंट है, वो स्पीच उनमें है, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बातें बोल भी लेते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं समझ में आती है। तो उन बच्चों में मैंने देखा, जैसे कि एक बच्चा है बेंगलोर में, शायद उन लोग रहते हैं अभी, और वो बच्चा समझदार है थोड़े बहुत, उसको बॉर्डर लाइन केस है, वो उसको प्रॉब्लम थोड़ी सी है, उसकी मदर है काफ़ी कंसर्न है, काफ़ी सिंसियर है, उसके साथ पूरा लगी रहती हैं, बहुत सारा सवाल भी वो करती हैं, जेन्युइन सवाल उनका रहता है। तो वो चूँकि बच्चे पे काम करती हैं, इसलिए उनको पता है कि जेन्युइन सवाल पूछना कैसे होता है, तो वो पूछती हैं। तो पहले क्या होता था कि बच्चा मुंह में ब्रश नहीं लगाने देता था, कुछ डालने नहीं देगा, कुछ भी मीठा ये होगा तो डालने नहीं देगा, चॉकलेट वगैरह या फिर जैसे हनी वगैरह डालने नहीं देगा। एक आध सप्ताह से उसका ओरोमोटर स्टिमुलेशन वगैरह चल रहा है, उसके बाद से उसका टंग का एक्सरसाइज हो रहा है, थोड़ा रोता है, थोड़ा चिल्लाता है, थोड़ा परेशान होता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके स्पीच में क्लैरिटी आ रही है, वो मुंह में चीज़ों को डालने दे रहा है। तो ये ओरोमोटर डिफेंसिवनेस को ख़त्म करने के लिए ही ओरोमोटर स्टिमुलेशन किया जाता है। ठीक है, अब रही बात कि स्पीच में क्लैरिटी कैसे आए। मेन हमारा इस टॉपिक, इस वीडियो का मकसद ही है कि स्पीच में क्लैरिटी कैसे आए। इसके लिए आप लोग स्पीच थेरेपी, बहुत सारे लोग, जितना लोग वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, तो आप लोग को लाइफ में कभी ना कभी स्पीच थेरेपी के लिए दिमाग में आया ही होगा। आप लोग गए भी होंगे, फिर नहीं दिखा होगा रिजल्ट, तो आप छोड़ भी दिए होंगे। बहुत सारे लोग अभी भी जा भी रहे होंगे। स्पीच थेरेपी जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि अंग्रेजी में कराने का सिस्टम है लगभग जगहों में, कहीं कहीं हिंदी में, ज़्यादातर मतलब हिंदी में और अंग्रेजी में, ये सारी भाषाएं। इसमें क्या है कि उसमें सबसे पहले लेटर सिखाए जाते हैं, क ख ग घ ABCD, यही सिखाया जाता है। ये सब चीज़ें जब बच्चे को आ गई, फिर भी उसके स्पीच में क्लैरिटी ना आवे तो उसके लिए हमेशा बच्चे जो है ना, उनको टंग ट्विस्टर शब्द, वाक्य या फिर कुछ वाक्यांश दिए जाते हैं कि वो टंग ट्विस्टर्स वो वर्ड यूज करें, टंग ट्विस्टर्स सेंटेंस यूज करें।
तो उससे क्या होगा कि उनका टंग का एक्सरसाइज ज़्यादा होगा, और टंग जितना एक्सरसाइज होगा इसमें ये कोई भी बॉडी का पार्ट आपका जितना यूज में रहेगा ना, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ प्रॉपर होगा, उस पर्टिकुलर मसल में वो ज़्यादा ये एनर्जी होगी, वो ज़्यादा ये होगा, और वहाँ पे सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उसमें थिकनेस आएगी। मतलब ये होगा कि वो ज़्यादा एक्टिव होगा, उसमें ग्रोथ होगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी, मजबूती आएगी। ठीक है। उसी तरह टंग, बच्चे क्या होता है कि बचपन से हमारी आदत है कि हम लोग चीज़ों को पीस के प्योरी बना के और बच्चों को खिलाते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो इसकी दुनिया ही नहीं है। किसी के बिना किसी का ये नहीं है। बच्चों को इतना भी ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना है, लेमिनेशन करके बाहर नहीं निकलना है। उनको आज़ादी से थोड़ा सा लेके निकलें, थोड़ा धूल मिट्टी में घूमने दें, ये करने दें, उससे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। प्रचार देख देख के कि हाँ वो लाइव बॉय वाला कि मिट्टी में 10 तरह के कीटाणु हैं, सबका सोल्यूशन यही, हम लोगों को लगता है कि सही में कीटाणु है। मिट्टी में जो बच्चा खेलेगा उसको कभी कुछ तरह प्रॉब्लम नहीं। खैर उधर हम नहीं जाएंगे। तो ये जो बच्चों को हम लोग करते हैं कि तो प्योरी फॉर्म में सारी चीज़ें देते, सारी चीज़ें पीस पीस के दें, जैसे हमको लगता है कि हम सारा कुछ ये करेंगे, हम ही उसको ये करेंगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी होती है। वो चीज़ें करने की वजह से ना दांत का यूज किया ना टंग का यूज किया, तो टंग का मसल प्रॉपर फंक्शन किया ही नहीं, तो वो वीक है, वो ऊपर की तरफ नहीं करता है। मैक्सिमम लोग अपने बच्चे में चेक करें, बोलेंगे जी बाहर निकालो तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना निकालेगा, और बोलिएगा और निकालो इतना करेगा, उसके बाद बोलिएगा साइड साइड को, साइड साइड घुमा भी लिए समझ में आ गया तो ऊपर करो नहीं होगा, तब उंगली लगाते। जो समझदार होते हैं उंगली लगाते हैं। मतलब क्या है कि उनके टंग का मसल वीक है। इसको कैसे ठीक करेंगे? टंग ट्विस्टर्स। अब टंग ट्विस्टर्स में सबसे अच्छा विकल्प आपके सामने है संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा, इसमें इसके शब्द, इसके वाक्य, इसके वाक्यांश, इसके श्लोक, इसके मंत्र, जितनी सारी चीज़ें हैं आप अपने बच्चे को सिखाएंगे। अगर वो थोड़ा बहुत भी बोलता है तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसके स्पीच में काफ़ी क्लैरिटी आएगी। जैसे बार बार हम ये करते हैं कि, और ये चीज़ें सिखाने से क्या होगा ना कि बच्चों के ब्रेन को बूस्ट करेंगी ये चीज़ें, और ब्रेन बूस्टर ये सारा चीज़ है। इससे क्या होगा ना कि जैसे हम अपनी बात करें तो बचपन से ही लिटरेचर पढ़ने का शौक़ था हमेशा से। बड़े लोगों की किताबें, जब 5वें 6वें क्लास में थे तो किताब पढ़ने तो आता ही था, तो क्या करते थे उस टाइम में कर्मभूमि और प्रेमचंद जी का बहुत सारा उपन्यास जो कि बड़े भाई लोग घर में थे उन लोग रखते थे, तो वो सारी चीज़ें लेके हम पूरा पढ़ जाते थे। तो उससे क्या हुआ ना कि अपनी बात में क्लैरिटी आई, कुछ इधर शब्दकोश जमा हुआ, तो वो चीज़ें हम एक्सप्रेस कर पाते हैं सामने वाले को। ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि हिंदी साहित्य पढ़ने से क्या हुआ कि उसमें सारे तरह से, जैसे कि ग्रामर की बात हम करते हैं, व्याकरण की बात हम करते हैं, तो व्याकरण जब हम पढ़ लेते हैं, उसी को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, वो जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हमको ज्ञान हो जाता है भाषा का कि किस चीज़ का उच्चारण कैसे करना है। उच्चारण भी काफ़ी ज़रूरी है जानना। नहीं तो कुछ लोग 37, तो 37 जहाँ पे यहाँ दंत सा यूज हो रहा है, कुछ लोग ओवर अपने को दिखाने के चक्कर में 37 कहते हैं, तो ये चीज़। अब जहाँ पे शलगम की बात हो रही है वहाँ सलगम बोल दीजिए, तो ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बेसिक स्टेप्स ही ये हैं, स्कूल से ही सिखाई जाएंगी ये सारी चीज़ें, तब जाके बच्चे आगे चल के सही उच्चारण कर पाएंगे। और उससे क्या होगा ना कि ये हम लोग इंग्लिश के फेर में जो पढ़े रहते हैं ना, ये चीज़ की ज़रूरत है नहीं। आप अपनी मातृभाषा सिखाइए, जो आपकी मातृभाषा है वो सिखाइए। आपकी मातृभाषा हो, जो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, या फिर भोजपुरी हो, बंगाली हो, जो भी चीज़ें हो वो पहले सिखाइए। फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा हिंदी है वो सिखाइए। ये सारी चीज़ें जब बच्चा सीख लेगा ना, उसके बाद इंग्लिश सीखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि संस्कृत में जब आप सिखाते हैं ना, कोई श्लोक बोलते हैं, जैसे एक हम श्लोक की बात करें कि ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर नीकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे विहरति
हरिरीह सरस्व संते सखी विरही जनस्य दुरंते। ये एक श्लोक हमारे संस्कृत के ये में था, माधवाष्टकम या फिर ऐसे कुछ करके एक चैप्टर था उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हिंदी भाषा से हमेशा से लगाव रहा, साहित्य से हमेशा से लगाव रहा, इसलिए संस्कृत की तरफ रुझान हमारा हमेशा से रहा। और लिटरेचर है, लेकिन फिर भी हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा 90+ नंबर इसमें ले आते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ को हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाया। और ये एक पेशेंट हमारे पास कुछ दिन पहले आई थी, आप लोग वीडियो देखे होंगे, चैनल पे उनका वीडियो था, बाद में शायद प्राइवेट कर दिया गया था क्योंकि उन लोगों को था कि मतलब नहीं है कर। वो कैंसर उनको हुआ था और टंग की सर्जरी हुई थी, मतलब कि माउथ कैंसर हुआ था उनको, तो टंग कैंसर हुआ था उनको, तो टंग की सर्जरी हुई, तो आधा से ज़्यादा जीव काट दिया गया था और थाई से मसल का फ्लैप लेके वहाँ पे लगा दिया गया था और उसको फ्लोर में पूरा सिल दिया गया था वो टाँका लगा के। तो अच्छा खासा आदमी, उसके बाद उनका ये हो गया कि उनमें स्पीच में क्लैरिटी नहीं थी। हमारा रिहैब सेंटर जो है, तो इसमें क्या होता है कि उनमें फिजियोथेरेपी की भी नीड थी, तो मसल स्टिमुलेटर वगैरह यूज किया जाता है। तो सर्जन ने ये करा कि आप जाके फिजियोथेरेपी, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि लैंग्वेज वगैरह के लिए, बोलने के लिए आपको ये करना होगा, मेनली स्पीच। तो वो हमारे यहाँ आ रही थी स्पीच थेरेपी में, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो थी, और बीच बीच में उनका सेशन कभी कभार हम ले लिया करते थे। सेशन उनका इसलिए ले लेते थे कि उनको मतलब था कि आप देख लेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा ये है, तो होता है ना कि एक सेटिस्फैक्शन वाली बात। तो उनको मैंने देखा, उनको संस्कृत के बहुत सारे श्लोक मैंने प्रैक्टिस करा। अब स्पीच थेरेपिस्ट इंग्लिश में बोले, वो टर्म सब इजी वो जल्दी जल्दी बोल लें। जब संस्कृत हमने सिखाना शुरू किया तो थोड़ा टफ लगे इनको। अब टफ लगता है तो आदमी भागता है, लेकिन हम जब ये हैं तो मेरे से बहाना चलता नहीं। तो फिर वो चीज़ें जब हमने करानी शुरू करी तो 2-2.5 महीने में 50 to 60% उनके स्पीच में इम्प्रूवमेंट हो गया। हालांकि टंग अभी फिर भी जुड़ा हुआ था वहाँ पे, तो उतनी क्लैरिटी तो नहीं आई, लेकिन स्पीच में काफ़ी हद तक सुधार आया। उनके घर वाले लोग बोल रहे थे काफ़ी हद तक आपकी बातें समझ में आती हैं। और रैंडम कोई पेशेंट आ गया, अटेंडेंट आ गया, उन लोगों से भी हम लोग बोलते थे कि अभी कैसा स्पीच है उनका, तो उन लोगों को भी बातें समझ में आ जाती थी, मतलब कि क्लियर होने लगा। ब्लोइंग ब्रीथिंग काफ़ी उनसे मेहनत करवाया गया, 1-1 घंटे का उनका सेशन करवाया जाता था, तो काफ़ी हद तक डेवलप किया उनका स्पीच वगैरह। फिर उसके बाद उन लोग कहीं गए, फिर से डॉक्टर को दिखाने गए थे कुछ समय के बाद। उसके बाद उन लोग नहीं आए या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। होता है कि डेली अब क्या होता है कि 15-20 लोग आए, कुछ लोग उसमें से जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े, इतने सारे लोगों का रिकॉर्ड रखना होता नहीं है। तो उसके बाद सामने वाला संपर्क नहीं किया तो ये नहीं करता है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा उनका वीडियो हमने यहाँ पे डाल दे रहे हैं, इस क्लिप में आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र है, उसी तरह से बहुत सारे अष्टकम मंत्र हमारे हैं कि जो वो बच्चों को आप सिखाते हैं। गायत्री मंत्र कॉमन है इसलिए हमने बता दिया। पहले की और सारी भाषाएं, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, ये सारी भाषाएं जो हैं, अवधी है, ये सारी भाषाएं जो हैं, ये सब चीज़ें जब बच्चों को सिखाएंगे ना तो स्पीच में और क्लैरिटी आएगी। और मैक्सिमम लोग, आप लोग खुद ही ये है कि आप लोग को ही, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इंग्लिश खुद को नहीं आती है, तो वो लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश बोलना है, वो आदत से मजबूर हैं। बच्चों को भी बिना मतलब का कचरा इंग्लिश सिखा रहे हैं, सही चीज़ें कुछ भी नहीं सिखा रहे, ना मातृभाषा सिखा रहे हैं, ना हिंदी सिखा पा रहे हैं, इंग्लिश तो उनको आती नहीं। तो इसलिए इन सब बातों पे ध्यान दें और दुनिया के ये में ना पढ़ें, कॉपी करने के चक्कर में ना पढ़ें। आप जो ओरिजिनल हैं उन चीज़ों के फेर में पढ़ें, तो फिर क्या होगा ना कि बच्चे को आप सही चीज़ें सिखा पाएंगे। इसके साथ साथ ब्लोइंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, बच्चे के स्पीच में क्लैरिटी आएगी ही आएगी। अभी ये आगे आप ये वीडियो देख लीजिए और इसी तरह से आप थोड़ा सा घर में ध्यान देंगे तो आपके बच्चे को आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। ललित, लवंग, लता, परिशीलन, शीलन नहीं शीलन, ललित, ललित तुरंत बोलना है, ललित, लवंग, लता, परिशीलन, कोमल, मलय, समीर।
तत्वावधान एक वर्ड होता है, ये सुनिए ना। हाँ, तो वो बोलना है तत्वावधान। तत्वावधान। तत्वावधान, अवधान नहीं। तब बोलना है, तत्वा जब बोलिए तो बोलना तत्वावधान। तत्वावधान। हृदय, 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 परिवर्तन, परिवर्तन, आत्म, 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 संतुलन, संतुलन। भूर्भुव भूर्भुवः स्वः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, वरेण्यं, वरेण्यं, वरेण्यम, वरेण्यं। वरेण्यम वही मूर्धन्य न होता है आधा। मूर्धन्य न पूरा जो होता है तो वो तो षटकोण और कोण में यूज होता है। मूर्धन्य न यूज होगा तो होगा वरेण्यम। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई आराम से करो, आपका ये उस वही तो ट्रेन किया था। वरेण्यम, वरेण्यं, भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो प्रचोदयात्, प्रचोदयात्, प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ॐ भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः तत्सवितुर् तत्सवितुर्वरेण्यं, वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। जटा टवी गलज्ज्वल, ये बोलना है आपको। तो जटा यथा टवी कवि गलज्ज्वल। रजोया हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा उज्ज्वल, उज्ज्वल बोलिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। प्रज्वलित, 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 डबल ज है, एक आधा ज है, एक पूरा ज है। प्रज्वलित। प्रज्वलित। विवादाय विवादाय धनम धनम मदाय मदाय शक्ति 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 परेशान परेशान परि 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 पीडनाय पीडनाय खलस्य खलस्य साधु साधु जनस्य जनस्य च च ज्ञानाय ज्ञानाय दानाय दानाय च च रक्षणाय। रक्षणाय। मतलब इसका ये होता है कि विद्या विवाद के लिए, मतलब ज्यादा पढ़ लिख लिया तो विवाद शुरू किया। और धन जो होता है घमंड के लिए, धन हो गया तो मद हो गया। शक्ति जो हो गई, शक्ति परेशान परिपीड़ना, मतलब शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, दूसरे को दबाने के लिए। खलस से मतलब कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो उनका नेचर ये होता है। साधु जनस्य च मतलब जो सज्जन प्रकृति के लोग होते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, मतलब धन उनका ज्ञान, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और जो शक्ति है वो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, मतलब दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका मतलब है। अयम निज, निज, अयम अयम निज, निज, परोवा परोवा इति, इति, मतलब होता है परोवेति, परोवेति। अयम अयम निज निज, परोवेति परोवेति, गणनाम गणनाम लघु लघु चेतसाम कृष्णाम उदार उदार चरितानाम चरितानाम उदार उदार चरितानाम चरितानाम तु वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। और आँख के सामने ले जाइए उसको। हाँ हाँ, ये तीनों जाना चाहिए, ये अच्छा। खींचिए।
के सामने ले जाइए और ऊपर कीजिए, हाँ। दो ही इसलिए जा रहा है कि एक 600 सीसी और एक 900 सीसी का है। तीसरे वाले का प्रेशर है 1200 सीसी, तो उतने ज़ोर से आप फूंकिएगा तब ना।